मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। इसमें हमने देखा फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातें। प्रोग्राम को बनाने के लिए यानी कि एक प्रोग्राम जब भी हम एप्लीकेशन बनाते तो जावा में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु जिसके अंदर स्टेट होता है, मतलब उसका और साथ ही साथ बिहेवियर होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टेट जैसे कि उसका कलर है, उसका साइज, ये स्टेट कहलाता है। और साथ ही साथ उस वस्तु का अगर व्यवहार होता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम क्लास कैसे कहते हैं? तो एक ऑब्जेक्ट किसी क्लास का क्रिएट किया जाता है और क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, जिस ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट के अकॉर्डिंग सभी का बिहेवियर डिसाइड होता है। मेथड्स एक एक फंक्शन और एक एक बिहेवियर के बारे में हमें बताती है। इस प्रकार अभी तक हमने देखा कि एक क्लास जो होती है, क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स होती है और हम एक ही क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं तो उस फॉर्म का नाम होगा, उस फॉर्म की क्लास का नाम होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम की क्लास के अंदर हम कई सारी मेथड्स बनाएंगे। और जैसे कि हमने एक मेथड बनाई जिसमें हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बच्चे के सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड को लेंगे, दूसरा हमने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स ले ली, तो हमने यहाँ पर दो मेथड्स बनाई। अब ये जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग होगा। तो जब स्टूडेंट 1 की बात करूँगी तो मैंने ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्रिएट करा, फिर मैंने स्टूडेंट 2 की बात करी तो ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करा। इस तरह से मैंने एक ही क्लास में कई सारे मेथड्स बनाई और उस एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए। सभी के लिए क्लास के द्वारा दिए गए ऑप्शंस, क्लास में डिफाइन की गई मेथड, जैसे कि एकेडमिक रिकॉर्ड में आने वाला उनका क्लास, स्कूल नेम, ये सब उनका सभी स्टूडेंट के लिए सेम होगा। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है जब यूज़र अपने कोई भी प्रोग्राम बनाता है तो उस प्रोग्राम में अपनी स्वेच्छा से कुछ नाम देता है चीज़ों को, वेरिएबल्स के लिए। जैसे हमने प्रोग्राम बनाया था a+b, तो यहाँ पर हमने a नाम दिया, फिर हमने b नाम दिया। अब a+b जो हम करेंगे, मतलब मान लीजिए a की वैल्यू अगर 3 रखें और b की वैल्यू 4 रखें तो 3 + 4 दोनों जुड़कर हमें देने वाला है 7। अब इस हम रिजल्ट जो आया हमारा 7, आउटपुट जो आया 7, इसको कहाँ रखेंगे? तो हमने एक और वेरिएबल डिसाइड कराया जिसे हमने नाम दिया c। तो इस प्रकार से जावा में कई सारे आइडेंटिफायर पहले से ही डिफाइंड होते हैं। तो फिर यूज़र अपनी प्रोग्राम में यूज़ होने वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती है उसके साथ वो आइडेंटिफायर डिफाइन करता जाता है। बट जावा में कुछ वेरिएबल्स और कीवर्ड्स भी होते हैं। तो जावा में कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जावा में पहले से डिफाइंड होते हैं। जावा में पहले से डिफाइंड वर्ड्स, कुछ वर्ड ऐसे आरक्षित होते हैं जिनका अपना एक मीनिंग होता है और वो जावा की क्लास में डिफाइन होता है। कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास बाइट लिखा है तो बाइट का क्या वर्क होगा, यहाँ क्लास लिखा है तो क्लास का क्या वर्क होगा। सारी एक्टिविटी वहाँ पर डिफाइन होती है। जिन शब्दों की एक्टिविटी और जिन शब्दों का अरेंजमेंट पहले ही डिफाइंड होता है उसे हम जावा के कीवर्ड्स कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जावा कीवर्ड्स। ठीक है, अब इसी के साथ आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज सेशन में। और आज यहाँ पर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू जावा डेटा टाइप। जावा में डेटा टाइप्स किसको कहते हैं वो हमें समझना है। लेकिन डेटा टाइप्स को समझने के पहले हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो हम सभी जानते हैं कि जैसे मैंने बोला a = 1 और b = मैंने बोला 2 और c = मैंने किया a+b, मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2, मीन्स c = हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3। इस प्रकार से यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में मेरे पास 3 कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं।
तीन कीवर्ड्स बोल सकती हूँ मैं। कीवर्ड्स भी मेरे द्वारा ही डिफाइन किए होते हैं और इन्हें मैं वेरिएबल्स भी कह सकती हूँ। मेरे पास वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी हुआ। तो इस प्रकार ये वेरिएबल्स का उपयोग करके हम करते क्या है, मेमोरी में हमें जगह लगती है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें जगह लगती है। तो इसके अंदर जो शब्दों को रखने के लिए जगह की ज़रूरत होगी, मतलब स्पेस की बात हो रही है। ये मान लीजिए आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी में आपको इस कीवर्ड 1 को भी रखना पड़ेगा, इसके बाद में जो आपको सेकेंड इंटीजर 2 मिला इसको भी रखना पड़ेगा और इनका आउटपुट 3 मिला इसको भी रखना पड़ेगा। तो मेमोरी में जितनी भी जगह होती है, जितनी भी स्पेस होती है, उसको हम ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और हर एक ब्लॉक का अपना एक नाम होता है। जैसे ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर 1 वैल्यू स्टोर है, उस ब्लॉक का नाम हो गया ए। जिस ब्लॉक में वैल्यू 2 स्टोर है उस ब्लॉक का नाम हो गया बी। जिस ब्लॉक में वैल्यू सी स्टोर है उसका नाम हो गया 3 स्टोर है उसका नाम हो गया सी। इस प्रकार से हमारी मेमोरी में कुछ हिस्सा आरक्षित होता है, कुछ स्पेस का हम यूज़ करते हैं और इन स्पेस को रिजर्व करने के लिए हम लोग जिन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली क्या करते हैं, मेमोरी में चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ में आते हैं। चलिए अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है वेरिएबल कुछ भी नहीं है लेकिन आरक्षित मेमोरी स्थान है। मैंने आपको बताया कि ए के लिए आरक्षित किया मतलब रिजर्व किया, किसने जगह रिजर्व करी, ए नाम से। अब यहाँ पे जो वैल्यू रखी 2 इसके लिए जगह किस नाम से रिजर्व करी, बी नाम से। वैल्यू 3 को रखने के लिए हमने जगह को पहले रिजर्व करा फिर उसके अंदर वैल्यू रखवाए। जैसे मैंने इस जगह को किस नाम से जाना, ए। इस जगह को रोका कि यहाँ पर जो ए वेरिएबल है उसी की वैल्यू आएगी। इस जगह को बोला कि इस जगह पे वही वैल्यू आएगी जो वेरिएबल बी की होगी। इस जगह पे इस मेमोरी प्लेस पे वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू सी की होगी। आपने कैलकुलेशन करके सी की वैल्यू बाद में निकाली लेकिन इस मेमोरी को आपने पहले ही रिजर्व कर लिया था। तो वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ रिजर्व्ड मेमोरी, जो मूल्यों को रिजर्व मेमोरी। सो आगे क्या लिखा है, जो मूल्यों को स्टोर करके आप एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाते तो आप मेमोरी में कुछ जगह आरक्षित करते हैं। वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी आवंटित करता है और ये वेरिएबल्स के लिए क्या नाम होगा ये हम डिसाइड करते हैं, पर उसके लिए जगह कहाँ होगी ये कौन डिसाइड करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी डिसाइड करती है और तय करता है कि आरक्षित मेमोरी में क्या डेटा स्टोर होगा, संग्रहित किया जा सकता है। मतलब स्टोर होगा, संग्रहित करना। इसलिए विभिन्न डेटा टाइप एवं वेरिएबल निम्न अनुसार है। तो समझ में आया आपको कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं मेमोरी में, मतलब मेमोरी में स्पेस को, मेमोरी में जगह को, स्थान को आरक्षित करने के लिए। ये पूरी मेमोरी है, इस मेमोरी में मुझे स्थान को रिजर्व करना है क्योंकि मैं इसमें किसकी वैल्यू रखूंगी, ए की वैल्यू रखूंगी। तो मैंने इसको रिजर्व कर लिया कि भैया यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने वेरिएबल्स का यूज़ करके उस डेटा को स्टोर तो कर दिया। अब जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तब हमें वेरिएबल का साइज भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि हमने ये बोला कि ये जो पूरी मेमोरी है इसमें इतनी जगह ए की होगी। तो इतनी जगह, कितनी जगह, ए के लिए क्या आपको इतनी जगह चाहिए या आपको ए के लिए इतनी जगह चाहिए या आपको ए के लिए इतनी जगह चाहिए, ये सब मतलब आपको उसमें स्पेस तो चाहिए ए नाम से, लेकिन कितनी चाहिए, 1 ब्लॉक की चाहिए, 2 ब्लॉक की, 3 ब्लॉक की। ए के नाम से जगह स्टोर तो होगी, रिजर्व तो होगी, बट कितनी होगी ये कौन बताएगा, उसका डेटा टाइप बताएगा। कौन बताएगा, डेटा टाइप। तो आपको अभी ये समझ में आया कि ओके वेरिएबल कुछ होता है बट वेरिएबल हमारे लिए जगह स्टोर करेगा, लेकिन वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह स्टोर करेगा ये कौन डिसाइड करता है, जावा का डेटा टाइप डिसाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई नंबर लिखवाना है, ए की जगह, ए पर क्या लिखवाना है, नंबर। जो मैंने मेमोरी में जगह रिजर्व करवाई है ए के नाम से, उसमें क्या रखवाना है, नंबर। तो नंबर
कौन सा टाइप होता है, इंटीजर है, तो इंटीजर को कितने बाइट मिलती, 4 बिट मिलेगी मान लीजिए। तो 4 बिट मिलेगी तो यहाँ पर कितनी वैल्यू कितनी जगह स्टोर होगी, 4 बिट। मान लीजिए पूरा नंबर है 2 8 9 6 4 ऐसे करके कोई 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 बिट में तो मुझे पता है कि 4 बिट में क्या आता है, सिर्फ एक ही डिजिट आ पाती है 4 बिट में, मतलब सिर्फ एक ही डिजिट आ पाती, तो मुझे 4 बिट में 2 3 4 5 इस तरह से मुझे 4 5 जा टोटल कितनी स्पेस रिजर्व करनी पड़ेगी, 20 बिट की मेमोरी रिजर्व करनी पड़ेगी, तब जाके ये पूरा की पूरा नंबर वहाँ लिखवाया जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर कितनी जगह स्टोर करना है, इसके लिए पूरा की पूरा निर्णय या पूरा की पूरा हम कैलकुलेशन कैसे कर पाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेटा टाइप, उसके डेटा टाइप के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, देखिए पहले समझ में आया आपको कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल ये जो छोटे छोटे नाम लिखे हमने A B C, ये थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकते, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। तो ये जो नाम है वो हमारे वेरिएबल्स हैं। अब उन नाम के क्या डेटा टाइप होंगे वो बताएंगे कि हमें कितनी स्पेस रिजर्व करनी है। तो ये 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकेंड है हमारे पास रेफरेंस और ऑब्जेक्टिव डेटा टाइप। फर्स्ट जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा द्वारा 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप समर्थित किए गए हैं। मतलब कितने डेटा टाइप को सपोर्ट करता है जावा, 8 टाइप ऑफ डेटा को सपोर्ट करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप द्वारा प्री डिफाइंड होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप की हमने डिफाइन नहीं करे, ये ऑलरेडी जावा में पहले से डिफाइंड है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, तो आप बताएंगे कि टोटल जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। आइए हम इन 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप के प्रकारों को भी विस्तार में समझेंगे, ठीक है। सो आपको समझ में आया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 है और अभी हम इनमें से एक के बारे में भी नहीं जानते, तो हम अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, इसका सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट डेटा टाइप हुज नेम इज बाइट, जिसका नाम क्या है, बाइट है। बाइट की साइज कितनी होती है, 8 बिट होती है। एक बाइट में कितने बिट होती है, हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ा होगा आपने कि जो एक बिट होती है उसमें कितने बाइट होती है। इसमें एक बाइट में 8 बिट होती है, मतलब 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। कितनी बिट होगी, 8 बिट। तो हम यहाँ पर एक बिट मतलब बाइट की बात करें तो सबसे छोटी, अगर किसी ने बोला कि 1 बिट की मेमोरी चाहिए तो 1 बाइट की मेमोरी चाहिए, मतलब वो चाहता है कि आपकी मेमोरी के अंदर कितनी स्टोरेज अलोकेट हो जाए, 8 बिट की स्टोरेज अलोकेट हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट बोला मतलब कितनी, 16 बिट। तो यहाँ पर कितनी बिट स्टोर होगी, टोटल 16 बिट स्टोर होगी। अगर बोला इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होगा, 32 बिट की मेमोरी स्टोर होगी। तो आपको यहाँ पर टोटली 32 बिट की मेमोरी क्या करनी पड़ेगी, रिजर्व करवानी पड़ेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने 8 बिट लिया, मतलब 1 बाइट लिया, 1 बाइट में आप कौन सा नंबर लिख पाएंगे। 1 बाइट मतलब कितने का होता है, जैसे हमने देखा कि 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट होता है। और 8 बिट मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया, ये मेमोरी है और ये 8 बिट की है। कितने बिट की है, ये 8 बिट की है, क्योंकि मैंने बोला ये 1 बाइट है, तो 1 बाइट मतलब 8 बिट। अब इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मैंने इतनी मेमोरी तो रिजर्व करवा ली, अब इसमें मैं कौन से कौन से तक का नंबर लिख सकती हूँ। तो यहाँ आगे दिया हुआ है कि यहाँ आप -127 से लेकर 128 तक के नंबर स्टोर कर सकते हैं। मतलब मैं इस ब्लॉक में सबसे बड़ा नंबर 128 लिख सकती हूँ। अगर मैं 128 के बाद अगर गलती से भी यहाँ 129 लिखूंगी तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो उसको 129 लिखने नहीं देगा। तो आपको क्लियर हुआ कि अगर हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद हम उससे बड़ा नंबर वहाँ पे नहीं लिख सकते। हमारा डेटा टाइप बताता है कि कितना बड़ा नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 128 से बड़ा लिखने के लिए आपको और भी बड़ी स्पेस की ज़रूरत होगी। अगर आपने इस बॉक्स का जिसके वेरिएबल का नाम है ए, ये बॉक्स जो आप ले रहे हो मेमोरी में एक बॉक्स या एक स्पेस रिजर्व कर रहे हो ए नाम से, और ये क्या है, वेरिएबल है ना। तो ये जो ए लिखा है ये क्या है, वेरिएबल,
और ये है मेमोरी की स्पेस। आपने ए नाम से एक वेरिएबल लिया और उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कि शॉर्ट ए चाहिए, तो शॉर्ट ए का मतलब होगा कि वो मुझे कितनी स्पेस अलोकेट करेगा, शॉर्ट ए के बराबर। शॉर्ट ए में मतलब ये मुझे 16 बिट अलॉट करेगा। 16 बिट में मैं कहाँ से लेकर कहाँ तक का नंबर लिख सकती हूँ, 32 7 68 से लेकर 21 47 80 48 37 47 तक, मतलब ये एक रेंज है। यहाँ का सबसे बड़ा नंबर हो सकता है वो होगा हमारा सबसे बड़ा नंबर 21474834747। इससे बड़ा नंबर इस स्पेस पे नहीं आ पाएगा। तो हमने देखा कि जिस तरीके से हम जितना बड़ा स्टोरेज, जितना उसको डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उतना ही बड़ी मेमोरी की स्पेस मिलती है और हमें उसमें इतना ही बड़ा नंबर लिख सकते हैं, उससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। अगर चाहें तो हम उससे छोटा नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हमने डेटा टाइप दिया शॉर्ट, तो यहाँ पर हम इतना बड़ा नंबर लिख सकते हैं, उतनी स्पेस आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा बड़ा नंबर आप नहीं लिख सकते। सेम एज इट इज सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटीजर। जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर लिखते हो, तो मोबाइल नंबर कितने हमारे पास होता है, 10 डिजिट का। ठीक है, तो मेरे पास एक मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर कितने डिजिट का, 10 डिजिट का। तो आप देखेंगे कि ये छोटे से स्पेस नहीं है, ये काफ़ी बड़ी है। तो इतनी बड़ी स्पेस को आप इंटीजर में भी नहीं स्टोर कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या लगेगा, लॉन्ग लगेगा। तो जब हमें एक बहुत बड़ी, मतलब 10 डिजिट, लगभग मान लो 10 डिजिट का अगर कोई नंबर सेव करना है, तो उस वेरिएबल का नाम लेते समय उस जगह को वेरिएबल लेंगे, मतलब उसके लिए जगह रिजर्व करेंगे। तो आप जब भी वेरिएबल लेंगे तो उसका डेटा टाइप आपको लॉन्ग डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप इंटीजर डिफाइन करते हैं तो उसकी भी रेंज कितनी होती है, उसकी रेंज हमारे पास होती है 2143834483747। आप देखेंगे इसमें कितने नंबर है, 2 4 6 8 10 10 डिजिट तो है। मतलब आप एक अगर किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन करते हैं, देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया और उसका टाइप क्या डिफाइन किया, इंटीजर ए। अब इंटीजर ए डिफाइन करने पर मेमोरी में जगह क्या हो गई, रिजर्व हो गई। लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ 10 डिजिट की जगह तो रिजर्व हो गई, लेकिन वो 10 डिजिट की जो जगह है वो 21 से स्टार्ट है, और जबकि हमारा मोबाइल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 9 से स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे ये जो 21 से स्टार्ट है, तो इसकी रेंज बहुत कम होगी और हमें इससे भी बड़ी रेंज चाहिए। कहाँ तक की 9 डिजिट, मतलब 9000 की रेंज चाहिए। एक तरीके से आप मान लें 9000 की रेंज चाहिए, और आपके पास वहाँ पर जो रेंज मिल रही है वो किसकी मिल रही है, 2000 की रेंज मिल रही है। 2000, या मान लीजिए अगर आप 98 लिखेंगे तो 98,000 चाहिए और वहाँ पे सिर्फ 21,000 है। तो इस तरीके से हमें जब कोई नंबर लिखना पड़ता है, मोबाइल नंबर, तो हम मोबाइल नंबर में मैक्सिमम टाइम उसका जो डेटा टाइप लेते हैं तो वो लेते हैं हम लॉन्ग। क्लियर? तो हमने देखे इस तरीके से कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में 4 डेटा टाइप जो बेसिक होते हैं, ये चारों के चारों डेटा टाइप, जैसे कि मैंने बोला बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये सारे के सारे नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। कौन से नंबर, होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही नंबर्स को स्टोर करने के लिए आपको कौन से डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, उनमें से आप इनमें से कोई सा ले सकते हैं। सबसे छोटा कौन सा होता है, बाइट। अगर आपको उससे भी बड़ी वैल्यू लिखवानी है, स्टोर करनी है, तो आप लेंगे शॉर्ट। उससे भी बड़ी के लिए इंटीजर, और उससे भी बड़ा होता है हमारे पास लॉन्ग। इस तरीके से 4 डेटा टाइप का यूज करते आप किसी भी नंबर को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जितना बड़ा डेटा टाइप लोगे उतनी ज़्यादा मेमोरी में स्पेस मिलेगी आपको डेटा को स्टोर करने के लिए। बट ध्यान रहे, आप जितना ज़्यादा डेटा टाइप लोगे, जितना बड़ा डेटा टाइप लोगे, अगर वो यूज़ नहीं आता है, उस केस में आपकी मेमोरी वेस्ट होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही डेटा, उतना ही बड़ा डेटा टाइप लें, क्योंकि अगर हम बड़ा डेटा टाइप लेते हैं जिसकी स्पेस ज़्यादा है, तो उससे हमारी मेमोरी ही वेस्ट होने वाली है और मेमोरी एक दिन फुल हो जाती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट 4 जो डेटा टाइप है उनको देखते हैं, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बुलियन। फ्लोट, जैसा मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, फ्लोट में क्या आता है हमारे पास वैल्यू, फ्लोट में हमारे पास आती पॉइंट वाली वैल्यू। जैसा मैंने लिखा 1.5,
तो 1.5 में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर पॉइंट लगा है, फिर मैं लिख दूँ अगर 2.5, तो 2.5 में मेरे पास क्या है, पॉइंट लगा 3.33, इसमें भी क्या है, मेरे पास पॉइंट लगा है। तो इस तरीके से पॉइंट वाली वैल्यू को जब हमें किसी भी जगह में किसी भी मेमोरी पे सेव करवाना होता है, उस केस में हम फ्लोट को यूज़ करते हैं। फ्लोट का यूज़ करते हुए हम पॉइंट वाली वैल्यू को भी मेमोरी में स्टोर कर पाते हैं। क्लियर? तो फ्लोट क्या है, फ्लोट इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर अ पॉइंटेड वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू को आपको स्टोर करने के लिए फ्लोट यूज होता है। तो डबल क्यों यूज होता है, क्योंकि डबल भी पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है, बट फ्लोट की जो रेंज होती है सिर्फ 32 बिट होती है, और 32 बिट से भी बड़ी अगर जैसे मैंने लिखा 3.33334445, तो थोड़ा सा बड़ा डिजिट हो गया। इस थोड़े से बड़े डिजिट को स्टोर करने के लिए मुझे स्पेस भी तो थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो मैं उस केस में पॉइंट वाली वैल्यू, मेरे पास पॉइंट वाली है सेम, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू होते हुए चूंकि ये बड़े साइज की है, तो मुझे इस बार फ्लोट की जगह क्या लेना होगा, डबल का यूज़ करना होगा। तो क्लियर? अब डबल डेटा टाइप्स का यूज़ करते हुए डबल फ्लोट मतलब पॉइंटे वाली वैल्यू को स्टोर करवा पाएंगे। देन नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टर पर। कैरेक्टर क्या होता है, आप सभी जानते हैं, अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं, ए बी सी से लेकर हमारे जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, उनका एक एक कैरेक्टर, एक एक अक्षर, हिंदी में इसको अक्षर बोलेंगे, एक एक अक्षर और एक एक हम बोल सकते हैं कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी में लिखना है, मैंने ऑप्शन दिया, मुझे कहीं सेव करना है मेमोरी में कि जो स्टूडेंट है वो 12th में कहाँ का है, तो 12th में अगर ए का है तो वहाँ मुझे क्या लिखना है, सिर्फ ए। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो मुझे वहाँ लिखना है सिर्फ ओ। तो जब हमें सिंगल वैल्यू स्टोर करवानी होती है किसी ब्लॉक में, किसी जगह पर, यदि सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर करवानी पड़ती है, वो भी किस में, अल्फ़ाबेट में, ए से लेकर जेड के बीच में हो सकता है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। तो हमें जब इन अल्फ़ाबेट के सिंगल कैरेक्टर को कहीं पे स्टोर करना होता है, उस स्थिति में हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट, बुलियन। बुलियन डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसका उपयोग करके हम डिसीजन के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, जैसे यहाँ लिखा है कि रिजल्ट, अब रिजल्ट में क्या हो सकता है, या तो स्टूडेंट पास हो सकता है या तो फेल हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में से कोई एक कंडीशन, ऐसा नहीं हो सकता कि पास भी हो गया और फेल भी हो गया। तो जब हमारे पास चॉइस रहती है, सिर्फ एक चॉइस रहती है, हम इस चॉइस की सिचुएशन में बूलियन यूज़ करते हैं। मतलब कंडीशन या तो हमारी आइदर ट्रू होगी और फॉल्स होगी। तो सिर्फ ये दो कंडीशन जब हमारे पास रहती है किसी मेमोरी में, दोनों में से किसी एक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, तो उस स्थिति में हम बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप किसको कहते हैं, और डेटा टाइप के पहले हमने पढ़ा वेरिएबल्स किसको कहते हैं। तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप, जैसे मैंने ये बनाया एक मेमोरी में स्पेस, इस स्पेस को मैंने जिस नाम से सेव किया उसका नाम था ए, और इस नाम को मैं क्या बोलती हूँ, वेरिएबल। अब इस नाम के आगे मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे इंटीजर, तो ये बताएगा कि ए मेमोरी में कितनी जगह स्टोर करेगा, उसे कितने बिट की मेमोरी स्टोर करना है, क्या उसे 32 बिट की मेमोरी स्पेस करना है, ऑक्यूपाई करना है, क्या उसे 64 बिट की मेमोरी ऑक्यूपाई करना है। तो ये सारे डिसीजन तभी हो पाते हैं जब हम अपने मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स के साथ उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे पास डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जैसा बताया हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप, और प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी हमने 8 टाइप पढ़े हैं, बाइट, शॉर्ट, उसके बाद में इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बूलियन। क्लियर? तो एक एक को आप ब्रीफ में पढ़ेंगे और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है जावा वेरिएबल। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावा वेरिएबल्स कुछ शब्दों का कलेक्शन होता है या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वेरिएबल डेमो, या मैंने लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल टेम्प,
कुछ भी मैं अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पे लिख सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल यू नेम, मतलब यूज़र नेम, या मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, वेरिएबल का नाम क्या लिख दिया, फर्स्ट नेम। ये इसकी जगह आप ये भी लिखते हो, जैसे मैंने लिखा था ए, तो ए एक वेरिएबल था, मैंने लिखा बी, ये भी एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल जरूरी नहीं कि सिंगल कैरेक्टर हो, वेरिएबल आपका एक पूरा नाम भी हो सकता है। जिस तरह से मैंने लिखा वेरिएबल फर्स्ट नेम, वेरिएबल यूज़र नेम, या मैं यहाँ पे और भी वेरिएबल कहीं सारे आपको एग्जाम्पल देके बता सकती हूँ। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप अपनी समझ के हिसाब से कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मुझे ईमेल आईडी लिखवाना, तो मैंने वेरिएबल दिया ई मेल, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैंने वेरिएबल कुछ और फ़ोन नंबर लिखवाना लिख दिया, मैंने PHO, मतलब मैं समझ गई कि फ़ोन नंबर। या मेरे को नंबर लिखवाना, मैंने लिखा NO, तो ये भी क्या हुआ, वेरिएबल। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का यूज़ करके यूज़र अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर लेता है और मेमोरी में उस नाम से जगह स्टोर कर लेता है। जैसे मेमोरी में मुझे जगह स्टोर करनी, ये मेरा एक ब्लॉक, ये एक मेरी फाइल है। इस फाइल में मुझे डिसाइड करना है कि जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर नेम, तो मुझे पता है कि नीचे जितना भी लिखा जाएगा वो सब नेम लिखाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, तो मुझे पता है कि इसके नीचे जितने ही ब्लॉक आएंगे वहाँ पे क्या होगा, उनकी स्टूडेंट्स की क्लास आएगी। मोबाइल नंबर लिखा, तो नीचे सब जगह क्या आएगा, मोबाइल नंबर। तो हम जो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जो हेडिंग्स डालते हैं, उस हेडिंग से डिसाइड हो जाता है कि वहाँ पर किस टाइप का डेटा आने वाला है। तो हम अपनी सुविधा के लिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पे नेम, तो पता चला, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, ठीक है। तो ये जो नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर नेम, नेम क्या है, वेरिएबल है। नेम क्या हुआ, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बदलती जा रही है। तो ये क्या हुआ, वेरिएबल। वैसे ही मैंने एक वेरिएबल लिया क्लास। अब मुझे पता है कि जब मैंने वेरिएबल क्लास लिया, तो उसमें जो डेटा स्टोर होगा, जो उसमें वैल्यू स्टोर होगी, वो क्लास ही होगी। कोई सी भी क्लास, 10th हो, 9th हो, 12th हो, 11th हो, हाँ, उसमें स्टोर जो होने वाली, वो क्या स्टोर होने वाली है, क्लास। तो वेरिएबल ये डिफाइन करता है, ये डिसाइड करता है कि हमें उस ब्लॉक में किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। वेरिएबल से हम ये सिंपली, हम यूज़र को ईजी बनाने के, मतलब यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, यूज़र को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ सके, इसी पर्पज़ से हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का नाम रखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल का नाम है वो रिलेवेंट हो, मतलब उससे कुछ ना कुछ संबंधित हो। जैसे मैं ये ब्लॉक, जब मैं लॉगिन पेज बनाती हूँ, आपके सामने मैंने शायद पहले भी लॉगिन पेज बनाया हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा यू नेम, मतलब यूज़र नेम। फिर मैंने दूसरा ब्लॉक बनाया, यहाँ पे लिखा मैंने पासवर्ड। फिर मैंने एक और बटन बनाया जिसमें मैंने लिखा लॉगिन। तो यहाँ पर मैंने पास लिखा, तो पास का मतलब तो पास और फेल होता है ना। तो यहाँ पे क्या पास और फेल की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर बात हो रही पासवर्ड की। तो इससे मैं समझ गई, मुझे हिंट मिल गई कि ये जो ब्लॉक है इसमें मुझे क्या लिखना है, पासवर्ड। या यू नेम लिखा, तो यू नेम का मतलब कुछ भी यूनिवर्सल नेम हो सकता है, बट मुझे पता है कि एक लॉगिन पेज है, तो यहाँ पर यू नेम का मतलब क्या होगा, यूज़र नेम। तो इस तरीके से हम कई सारे वेरिएबल, जावा में वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और उन वेरिएबल से मेमोरी में उस नाम से जगह स्टोर करते हैं, ताकि वैल्यूज़ को, डेटा को मैनेज करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब इसे हम इसकी डेफिनेशन से पढ़ लेते। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल का प्रयोग करना पड़ता है। फिर उस इंफॉर्मेशन को जब आप वेरिएबल की वैल्यू, एक मिनट, उस इंफॉर्मेशन को आप उस वेरिएबल की वैल्यू कहते हैं, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन हुई वो उसकी क्या कहलाएगी, वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पर मेमोरी में जगह स्टोर करी जिस वेरिएबल के नाम से, उस वेरिएबल का नाम क्या है, ए। उसकी वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर अगर मैं 5 स्टोर कर रही हूँ, तो ये हुई उसकी वैल्यू। वेरिएबल क्या है, ए, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 5। समझ में आया। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंजेबल होती है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। हो सकता है कि एक बार मैं कैलकुलेटर से 5 को ऐड करना चाहूँ, एक बार मैं कैलकुलेटर से 2 को ऐड करना चाहूँ, मैं एक बार 2000 को ऐड करना चाहूँ, तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। किसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, जो उस वेरिएबल में स्टोर वैल्यू होती है। ये वेरिएबल है ए, और इस वेरिएबल ने एक जगह को स्टोर, रिजर्व कर लिया। अब इस रिजर्व जगह में हमने क्या करा, कुछ वैल्यू को स्टोर किया, और इस वैल्यू को क्या होगा, ये हमेशा चेंज होती जाती है।
क्लियर। तो मुझे लगता है कि आपको वेरिएबल अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वेरिएबल्स के टाइप पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पर है। पहला टाइप लोकल वेरिएबल, दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल, फिर थर्ड है क्रिएटिंग दो टाइप के वेरिएबल। मतलब हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। देखिए लोकल वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में क्या होगा, मेथड्स होगी। मैंने आपको बताया कि जब मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी तो उस प्रोग्राम में क्लास होगी, क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा इस मेथड में a की वैल्यू 5 दी, इस मेथड को मैंने क्लोज किया। दूसरी मेथड ओपन हुई, उसमें मैंने a की वैल्यू 7 दी। तो अलग अलग मेथड में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, अलग अलग मेथड में सेम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। देखिए फिर से नोट कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लोकल वेरिएबल की। तो जब मैं लोकल वेरिएबल की बात करती हूँ, कहने का मतलब होता है कि उस ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू लिमिटेड है। यहाँ पर a की वैल्यू हो सकता है 5 है, लेकिन यहाँ पर दूसरे ब्लॉक में a की वैल्यू 2 है और दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया और ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है लोकल वैल्यू है, ये जो वेरिएबल माना जाएगा वो लोकल वेरिएबल माना जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट इसी ब्लॉक के अंदर है। इस ब्लॉक के बाहर इसकी वैल्यू कुछ और है और हो सकता है कि सेम भी हो। तो इस ब्लॉक के अंदर उसकी वैल्यू डिफरेंट है, इस ब्लॉक के अंदर इसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो ये लोकल मतलब जहाँ वो रहते हैं वहीं पे उनकी वैल्यू का इफेक्ट है, लेकिन उस ब्लॉक से जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो वेरिएबल यूज होते हैं उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो फिर हम ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल जैसे पाई का वैल्यू कितनी होती है? 3.14, 3.14। तो पाई की वैल्यू ये डिफाइंड है। आप प्रोग्राम में कितने भी ब्लॉक के अंदर चले जाओ, आपने ये सबसे ऊपर क्लास में डिफाइन किया हुआ है कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.1। तो यहाँ अगर पाई यूज होगा तो उसकी वैल्यू भी यही रहेगी, यहाँ पाई यूज होगा तो उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। तो जब हम क्लास मेथड के अंदर डिफाइन ना करते हुए एक क्लास में उसको डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, और तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू हो जाती है? वो ग्लोबल वैल्यू हो जाती है। और ये जो वेरिएबल कहलाते हैं जिसमें स्टोर होती है वैल्यू, तो ग्लोबल वेरिएबल कहता है। समझ में आया? देखो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब आप किसी मेथड में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मेथड में वेरिएबल, तो उस वेरिएबल का उस मेथड का यूज वहीं तक रहता है, उस मेथड के बाहर उसकी वैल्यू का कोई यूज नहीं होता है। इसे हम उस वेरिएबल का स्कोप कहते हैं। मतलब ये स्कोप यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसका स्कोप है। इसको अगर मतलब मान लीजिए कि वो अगर पड़ा हुआ इंदौर में, तो उसका स्कोप इंदौर के अंदर ही, वो इंदौर से बाहर जाएगा तो वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसे जॉब नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरीके से बोला जा रहा है। समझने की बात है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम उसका स्कोप कहते हैं, उसके बाहर उसका स्कोप नहीं रहेगा। ग्लोबल वेरिएबल जब आपको कोई वेरिएबल में पूरे प्रोग्राम में यूज करना होता है तो आप उसे क्या करेंगे? किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर ना करते हुए आप उसे क्या करेंगे? ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे। और ऐसे वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सेम दिखाई देती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। समझ आया? दो टाइप के वेरिएबल बताए मैंने आपको, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अब जावा में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं? जावा में वेरिएबल क्रिएट करने के 2 स्टेज होते हैं। 2 स्टेज मतलब 2 स्टेप में हम एक वेरिएबल को क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2 स्टेप क्या क्या है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप बोली। पहला क्या? डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करने के बाद उसको क्या करो? डिफाइन करो। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे? डिक्लेयर करने का मतलब है कि उसका डेटा टाइप बताओ। जैसे मैंने बोला डेटा टाइप इंटीजर है, वेरिएबल का नाम बताया a है, तो ये मेरी पहली स्टेप कंप्लीट हुई। पहली स्टेप क्या करी मैंने? वेरिएबल को डिक्लेयर करा कि वेरिएबल कौन होगा। देखिए मैं आपको ये डिक्लेयर करके बताती हूँ फिर से अगेन। डिक्लेयर का मतलब है कि उसे बताना है कि उसका डेटा टाइप क्या है। मैंने डिक्लेयर किया कि इंटीजर उसका डेटा टाइप है और वेरिएबल का नाम a है। ये मेरी पहली स्टेप हुई। फिर मैं डिफाइन करूंगी कि a की वैल्यू मुझे क्या रखना है। ये दूसरी स्टेप हुई। समझ आया? पहले बताया कि हमें मेमोरी में साइज कितना चाहिए और किस नाम से चाहिए, कितना साइज चाहिए और किस नाम से चाहिए, ये पहली स्टेप। और जिस नाम से चाहिए उसमें हमें क्या रखना है, उसकी वैल्यू। ये क्या है? उसकी वैल्यू। तो मैंने बताया कि मुझे मेमोरी में a नाम से
32 बिट की जगह चाहिए। कितना साइज की जगह चाहिए? 32 बिट की जगह चाहिए। और पूछा कि 32 बिट में आप क्या रखोगे, तो 32 बिट में हमने बोला कि हम 32 बिट के अंदर 25 एक नंबर है उसको स्टोर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स के टाइप को भी देखा, उन्हें किस तरीके से डिफाइन किया जाता है ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।